वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी विद्यार्थियों का दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल जो है पिछले लेक्चर में हमने आकृतियों का जो महत्व है, आकृतियों की जो परिभाषा है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आकृतियाँ क्यों आवश्यक हैं, उसके बारे में दोस्तों जो है हमने जानकारी ली। उसके बारे में दोस्तों हमने पढ़ा समझा। अब आगे जो है आज जो है आकृतियों की मर्यादाएं और उससे जुड़े हुए आकृति के जो प्रकार है, उसके आगे के जो दृष्टांत हैं, उससे जुड़ी हुई परिभाषाएं हैं, उन सभी चीजों का दोस्तों जो है आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आकृतियों में आगे क्या दर्शाया हुआ है। दोस्तों, कल जो है हमने आकृतियों की प्रस्तावना, उसके महत्व के बारे में दोस्तों जो है हमने अभ्यास किया, जो कि सांख्यिकी कक्षा 11 गुजरात बोर्ड पाठ 2 सूचना के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। दोस्तों, गुजरात बोर्ड की जो पुस्तक है उसमें पाठ 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण पेज नंबर 43 पर मुद्रित है ये। तो दोस्तों, इसकी जो मर्यादाएं आपको बताई गई हैं, पहली मर्यादा इसकी क्या कहती है? आकृति के निर्माण में यदि सावधानी न रखी जाए तो वह अनुचित मार्ग पर ले जाती है। जो चित्र होते हैं वह क्या करते हैं, कई बार आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। यदि उसके निर्माण में आकृति, जो चित्र जो बनाया जाता है, उसके निर्माण में यदि सावधानी न रखी जाए तो वह क्या है, गलत दिशा पर ले जा सकती है। तो गलत दिशा पर कैसे? जैसे कि अभी आप रोड पर कोई वाहन चला रहे हैं, यदि वहां पर लेफ्ट जाने का साइन हो, यानी कि बाईं ओर जाने का साइन दिया हो, चित्र दर्शाया हो, पर गलती से यदि वह साइन दाईं तरफ का चला जाए तो, और दाईं तरफ ऐसा माना जाए कि आगे जाते ही वहां पर क्या है, रास्ता खराब है या बहुत बड़ा मतलब क्या है कि जैसे कि गड्ढा खोदा हुआ है, तो डेट मीन्स क्या हो सकता है बच्चों, वहां एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं बन सकती हैं। तो वह आकृति ही थी, मतलब बाईं तरफ का साइन होना चाहिए पर गलती से साइन जो है दाईं तरफ का लग गया है। तो आकृति के निर्माण में यदि सावधानी न रखी जाए तो वह किस तरफ ले जा सकती हैं आपको? वह अनुचित मार्ग की तरफ आपको ले जा सकती हैं। दूसरा, दृष्टि भ्रम के कारण आकृतियां लोक मानस को क्या करती हैं, भ्रमित करती हैं। कई बार चित्रों को देखने के बाद लोगों की जो मानस मानस पटल जो होता है, उस पर जो चित्र चित्रित होता है, वहां पर मतलब क्या है, उनको उनको मतलब उसका क्या है, गलत इफेक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे इंटरटेनर जो हैं, जैसे कि फिल्म लाइन हो गया या बॉलीवुड हो गया, तो ये सब में मतलब क्या है कि जैसे कि जो वहां पर जो लोग एक्शन करते हैं, जैसी हेयर स्टाइल रखते हैं या जैसा भी मतलब पहरवेश करते हैं, तो आम जनता क्या सोचती है कि मतलब जो जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही हम भी करें। परंतु प्रायः क्या होता है, वहां जो चित्र दिखाए जाते हैं, जिसे हम चलचित्र कहते हैं, तो उन चित्रों में जो दिखाया गया है तो वह ओरिजिनलिटी नहीं होती है। वह क्या होता है, एक रियल सीन होता है, रियल अलग चीज हो जाती है। तो दृष्टि भ्रम के कारण आकृतियां लोक मानस को क्या करती हैं, भ्रमित करती हैं। आकृति द्वारा सूचना को प्रस्तुत करने से सूचना की सचोटता क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। आकृति द्वारा सूचना को प्रस्तुत करने से सूचना की सचोटता क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। मतलब इसकी गुप्तता जो होती है, या इस पर जो रहा हुआ मतलब कहा जाए, तो आकृति द्वारा सूचना प्रस्तुत करने से सूचना में रहे हुए गुणधर्म क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या उसके गुणधर्म योग्य माने जाते नहीं हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं आकृतियों में। तो आकृतियों के प्रकार के अंतर्गत आगे का टॉपिक हम देखते हैं। तो आकृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायग्राम। तो आकृति के जो है विद्यार्थी मित्रों, 3 प्रकार बताए हुए हैं। आकृति के मुख्यतः कितने प्रकार? तो आकृति के 3 प्रकार हैं। पहला है एक आयामी आकृति, दूसरा है द्विआयामी आकृति, और तीसरा है चित्र आकृति चित्र। तो आकृति के कितने प्रकार विद्यार्थी मित्रों? आकृति के 3 प्रकार, एक आयामी आकृति, द्विआयामी आकृति और चित्र आकृति आकृति। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। एकायामी आकृति, एकायामी आकृति में 1 डायमेंशनल डायग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। जब दी गई सूचना किसी एक ही परिणाम को ध्यान में लेकर आकृति बनाई जाए तब उसे एकायामी आकृति कहते हैं। एकायामी आकृति में हम निम्नलिखित 4 आकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देना है, एकायामी आकृति की परिभाषा क्या हो सकती है? जब दी गई सूचना किसी एक ही परिणाम को, यानी एक ही प्रकार के परिणाम को ध्यान में लेकर जो आकृति बनाई जाती है, उसे एकायामी आकृति के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद जो है विद्यार्थी मित्रों, एकायामी आकृति के प्रकार बताए गए हैं। तो एकायामी आकृति के कुल 4 प्रकार हैं। पहला दिया हुआ है स्तंभाकृति, दूसरा दिया हुआ है बहुगुणी स्तंभाकृति, और तीसरा दिया हुआ है सरल विभाजित स्तंभाकृति, और चौथा मैटर है प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है
एकायामी आकृति क्या है उसके बारे में। एकायामी आकृति की हमने परिभाषा देख ली कि एक ही परिणाम को ध्यान में रखकर जो आकृति बनाई जाती है उसे जो है विद्यार्थी मित्रों एकायामी आकृति कहते हैं। और इसके कितने प्रकार हैं, इसके दोस्तों जो है 4 प्रकार हैं। स्तंभ आकृति, बहुगुणी स्तंभ आकृति, सरल विभाजित स्तंभ आकृति और प्रतिशत विभाजित स्तंभ आकृति का दोस्तों क्या होता है, इसके अंतर्गत समावेश होता है। तो चलिए अब इनकी जो शब्दावली है, स्तंभ आकृति है, बहुगुणी स्तंभ आकृति है, सरल विभाजित स्तंभ आकृति है, प्रतिशत विभाजित स्तंभ आकृति है, इसके बारे में दोस्तों जो है हम अध्ययन करेंगे। तो पहला कंटेंट जो दोस्तों दिया हुआ है एकायामी आकृति के प्रकार में बार डायग्राम, जिसे स्तंभ आकृति के नाम से जाना जाता है। स्तंभ आकृति दी गई सूचना के परिमाण को लक्ष्य में रखकर क्या की जाती है, निर्मित की जाती है। सूचना को ध्यान में रखकर क्या की जाती है, यह आकृति बनाई जाती है। तो इसके पीछे क्या क्या बताया गया है वो देखते हैं दोस्तों। विविध स्थान, वस्तु या समय काल की सूचना को प्रस्तुत करने के लिए स्तंभ आकृति की रचना की जाती है। तो पूछा जा सकता है कि स्तंभ आकृति की रचना क्यों की जाती है। तो विविध स्थान, वस्तु या समय काल की सूचना को दर्शाने के लिए स्तंभ आकृति की रचना की जाती है। इस उद्देश्य के लिए एक्स अक्ष पर समान अंतर पर क्या किया जाता है, समान अंतर पर स्थान, वस्तु या समय काल प्रस्तुत किए जाते हैं एवं वाई अक्ष पर दिए हुए स्थान, वस्तु या समय काल की सूचना की मात्रा या माप प्रमाणानुसार ऊंचाई और एक समान चौड़ाई वाले स्तंभों की रचना की जाए तो उस आकृति को कौन सी आकृति कहते हैं, स्तंभ आकृति कहते हैं। तो एक बार दोस्तों फिर से, इस उद्देश्य के लिए पहले तो स्तंभ आकृति की रचना क्यों की जाती है, तो विविध स्थान, वस्तु या समय काल की सूचना को प्रस्तुत करने के लिए स्तंभ आकृति की रचना की जाती है। इस उद्देश्य के लिए एक्स अक्ष पर समान अंतर पर स्थान है, वस्तु है, समय काल प्रस्तुत किया जाता है और वाई अक्ष पर दिए स्थान, वस्तु या समय काल की सूचना की मात्रा या माप प्रमाणानुसार ऊंचाई और एक समान चौड़ाई वाले स्तंभों की रचना की जाए तो उस आकृति को स्तंभ आकृति कहते हैं। स्तंभ आकृति में निर्मित स्तंभों की तार्किक क्रम में रखकर करना चाहिए। जब किसी स्थान या वस्तु के संदर्भ में सूचना दी गई हो तो उस सूचना को आरोह या अवरोह, चढ़ते क्रम में और उतरते क्रम में गठित करना चाहिए कि जिससे उसका तुलनात्मक अध्ययन सरलता से किया जा सके। जब समय आधारित सूचना दी गई हो तब सूचना को समय अनुसार स्तंभ आकृति में ही क्या करना चाहिए, विद्यार्थी मित्रों, प्रदर्शित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है स्तंभ आकृति की जो शब्दावली है या इसके बारे में जो समझाया हुआ है, यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा जो है स्पष्ट हो जाती है। और इसका जो है दृष्टांत एक हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ही प्रकार की सूचना के लिए इस प्रकार की आकृति को निर्माण किया जाता है। किसी एक वर्ष में शहर की कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का विद्या शाखा अनुसार संख्या निम्न अनुसार, जिसे योग्य आकृति द्वारा क्या करना है बच्चों, आपको प्रदर्शित करना है। विद्या शाखा में आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है और लॉ। विद्यार्थियों की संख्या 500, 1300, 900, 400, 200 और 300। तो यहाँ पर जो है संख्याएं जो है चढ़ते उतरते दोनों क्रम में दी गई, कहीं घटा है कहीं बढ़ा है। तो इसको क्या करना है, यह एक ही परिणाम विद्या शाखा को आकृति में प्रदर्शित करने हेतु स्तंभ आकृति का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर एक ही परिणाम, एक ही परिमाण कैसे, तो विद्या शाखा तो एक ही है, मतलब यूनिवर्सिटी एक ही है या कॉलेज एक ही है, और वहां पर जो है अलग अलग शाखाएं दी गई। तो मतलब उद्देश्य क्या है, वहां पर पढ़ाई लिखाई का ही उद्देश्य है। विद्या शाखा को विद्यापीठ की संख्या अनुसार, यह विद्यापीठ नहीं, विद्या शाखा को विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार उतरते क्रम में निम्नलिखित रूप से गठित कर देंगे, या तो छोटे से बड़े के स्वरूप में या बड़े से छोटे के स्वरूप में। जैसे कि सबसे ज्यादा विद्यार्थी वाणिज्य शाखा में 1300, विज्ञान में 900, विज्ञान में 500, इंजीनियरिंग में 400, कानून शास्त्र में 300 और डॉक्टरी में 200। तो विद्या शाखा को एक्स अक्ष पर व विद्यार्थियों की संख्या को वाई अक्ष पर योग्य प्रमाणित माप के साथ निम्नानुसार स्तंभ आकृति का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी इसका एक योग्य शीर्षक आपको लिखना होता है कि शहर की कॉलेज में विविध विद्या शाखा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता हुआ स्तंभ आकृति। तो ये रहा, देखिए यहाँ पर स्तंभ आकृति जो बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। अलग अलग यहाँ पर समान प्रकार का डिस्टेंस लेकर के यहाँ पर जो है विद्या शाखा वाणिज्य, विज्ञान, विनयन, इंजीनियरिंग, कानून शास्त्र, डॉक्टरी, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर यहाँ संख्या, और यहाँ पर जो है इसका जो स्केल माप जिसे प्रमाण माप कहा जाता है उसको यहाँ पर बनाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, तो विद्यार्थी इसको आप स्किप करके भी देख सकते हो, जो है वीडियो को पॉज करके स्किप करके भी इसको आप देख सकते हो। क्वालिफाई करना चाहो तो क्वालिफाई भी इसको कर सकते हो। तो
तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है। आज जो है हमने क्या सीखा, आकृतियों की मर्यादाएं क्या क्या हैं, आकृति के प्रकार कौन कौन से, 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा, एक आयामी, द्विआयामी और जो है चित्राकृति चित्र, जिसके अंतर्गत एक आयामी के 4 चित्रों का हमने समावेश किया, जिसमें स्तंभाकृति चित्र, उसके अलावा जो है बहुगुणी स्तंभाकृति, सरल विभाजित और प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति जो है, इसके 4 प्रकारों का समावेश होता है, जिसके अंतर्गत जो है सरल प्रकार की स्तंभाकृति और उससे जुड़े हुए जो है 2 दृष्टांतों का आज हमने समावेश आज के सेशन में किया। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आपको जो है पढ़ाई लिखाई पे अपने ध्यान देते रहना, और साथ ही साथ जो है कुछ चीजें क्लियर ना हो तो आप अपने जो है कमेंट्स पर जो है क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जय हिंद।